नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में आपके कहने से, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट मुझे प्राप्त हुए थे कि सर एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के आप जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करवा दीजिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम BHIC 105 के जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जहां ना सिर्फ हम यह देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का था, बल्कि उसके एक एक उत्तर की पूर्ण व्याख्या की जाएगी यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, BHIC 105 का जो पेपर होगा आपका, वो 100 मार्क्स का होगा और टाइम आपको पूरे 3 आवर मिलेंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 यूनिट में होगा। तो 1 यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और 1 यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ये आपके ऊपर मैटर करता है कि किस यूनिट के आपको 3 क्वेश्चन आते हैं और किस यूनिट के आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। तो ये तो हो गई बात जनरल इंस्ट्रक्शन की। अब चलो क्वेश्चन पेपर की चर्चा करते हैं। तो भाग 1 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं और इसी तरीके से भाग 2 में भी 4 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन पेपर में आने हैं। एक भाग से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक भाग से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो चलो पहले भाग 1 को सॉल्व करते हैं। भाग 1 का पहला क्वेश्चन है कि भाई प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में जीवनियों और चरित्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो पहली बात तो जो चरित्र है ना, ये चरित्र होना चाहिए। ये थोड़ा PDF में गलती हो गई है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चरित्र होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर में अगर चरित्र भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट हो जाती है, ये चरित्र होना चाहिए, ठीक है। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल यानी कि अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें जीवनियाँ और चरित्र क्या रोल अदा करती हैं। तो चलो इस क्वेश्चन के आंसर को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आंसर भी पूरा का पूरा यहाँ पर आपके लिए रख रखा है, जिसे हम अच्छे से पहले समझेंगे भी और फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को मेंशन कर सकते हो। तो देखो, तो अगर हमें पहली बात तो ये है कि अगर हमें अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पता किससे चलता है। तो पहले चैप्टर से ये आंसर है, यानी कि आंसर आपका कहाँ से मिलेगा, पहले चैप्टर से। तो अगर आपको अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको जीवनियों से पता चलेगा, चरित्र से पता चलेगा, शिलालेखों से पता चलेगा, मंदिरों से पता चलेगा, पुराणों से पता चलेगा, धर्मशास्त्रों से पता चलेगा, कविताओं से पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे चीनी यात्री यात्रा करने आए थे, उनके सोर्सेज से पता चलेगा, इस्लामिक सोर्सेज से पता चलेगा और आर्कियोलॉजिक सोर्सेज से पता चलेगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बट हमारे क्वेश्चन में ये बात की गई है कि अगर हमें अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो केवल जीवनियों और चरित्र से हमें क्या पता चल रहा है। तो आपके आंसर की शुरुआत भी ऐसी होगी। इससे पहले आंसर की शुरुआत करूं, मैं आपको जीवनियाँ और चरित्र समझा देता हूं कि जीवनियाँ और चरित्र क्या होती हैं। तो देखो, जब आप जीवन चरित्र की बात करते हो तो ये ना किसी की बायोग्राफी होती है, ठीक है, जीवनी लेखन होती है। किसी एक विशेष राजा के बारे में लिखा जाता है कि उस राजा ने किस तरीके से अपनी सत्ता काबिज करी, किस प्रकार से उसने अपने दुश्मनों को सफाया किया, किस प्रकार से उसने अपने क्षेत्र का बढ़ावा दिया, किस प्रकार से उसने अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के नियम लागू किए, उसने किस कल्चर को बढ़ावा दिया, अगर मंदिरों का निर्माण करवाया तो कौन सी शैली में करवाया, मस्जिदों का निर्माण करवाया तो कौन सी शैली से करवाया। ये सब चीज़ें हमें ना जीवन चरित्रों से पता चलती है। तो जीवन चरित्र ज़्यादातर किसी एक राजा के लिए ही स्पेशल लिखे जाते हैं, उसके इतिहासकार या कवियों के माध्यम से। तो जो जीवन चरित्र होते हैं, जो जीवनियाँ होती हैं, वो किसी प्राय राजा के इतिहासकार या फिर उसके किसी कवि द्वारा लिखी जाती है। इन जीवनियों से हमें यह पता चलता है कि राजा ने किन किन संघर्षों का सामना किया, उनके किन किन क्षेत्रों से युद्ध हुए, उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ तक था, उसने किस धर्म और किस संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से जो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री है उसमें अगर हमें जानना है तो बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है जीवनियों और चरित्र में। तो इस काल की जीवनियों और चरित्र की अगर हम बात करें तो ये हमें वहाँ के धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएंगी और राजकीय अभिलेखों में मिल जाएंगी। इन सोर्सेज से हमें उस समय के सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये पता चलता है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी ये पता चलता है, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी ये पता चलता है और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस जीवनियाँ और चरित्र हैं, जैसे कि एक जीवनी है रामचरित। तो ये जो रामचरित है ये 12th सेंचुरी के आसपास की है और इसे लिखा है संध्या करनंदिन ने। तो संध्या करनंदिन ने एक जीवनी लिखी और इस जीवनी का नाम क्या था, रामचरित। और ये कब की है, 12th सेंचुरी के आसपास की है, ठीक है। इसमें पूर्वी भारत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा रामपाल। तो अगर आपको पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में जानना है तो ये वाली जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक चरित्र है हर्षचरित। अगर हम हर्षचरित की बात करें तो ये राजा हर्षवर्धन के बारे में है और इसके रचयिता थे
हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित, जिससे हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि अगर हमें अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो उसमें बायोग्राफीज जो होती हैं, जो जीवनियाँ होती हैं, जो चरित्र होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इससे हमें बहुत सारी इतिहास पता चलता है, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस जीवनी एक रामचरित, और इसी तरीके से एक बहुत फेमस चरित्र है हर्षचरित, जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे सुनो। अब हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि जीवनी और चरित्र की भूमिका बताओ। तो जीवनी और चरित्र की भूमिका सबसे पहले हेडिंग है कि इससे हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उस समय की पता चलती हैं। तो कह रहा है जीवनियों और चरित्र से हमें उस काल के लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है, वो लोग किन रीति रिवाजों को फॉलो करते थे यह पता चलता है, उस समय सामाजिक संरचना कैसी थी, यानी कि जाति व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, वो लोग किन मान्यताओं को फॉलो करते थे, किन मान्यताओं को फॉलो नहीं करते थे, त्योहारों को किस तरीके से मनाया जाता था, किस तरीके से नहीं मनाया जाता था, ये सब हमें जीवनियों से पता चलता है। तो जीवनियों से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या पता चलता है भाई, कि उस काल के लोगों का जीवन कैसा था, वो कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, समाज की संरचना यानी कि समाज की बनावट कैसी थी। उदाहरण के लिए राजा, संतों और प्रमुख व्यक्तियों की जीवनियाँ उनके ना सिर्फ कैरेक्टर के बारे में बताती थी, बल्कि उनके आदर्शों के बारे में बताती थी कि वो लोग किन चीज़ों को समाज में बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे मान लो भाई, राजा एक ऐसा राजा है जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसके आदर्श भी वैसे ही होंगे, उसके नियम कानून भी ऐसे ही होंगे, और सिंपल सी बात है, बड़े बड़े राजाओं का और संतों का समाज पर प्रभाव दिखता है। तो जीवनियों और चरित्र से हमें उस समय के सामाजिक और संस्कृति के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट है, हमें राजनीति के बारे में क्या पता चलता है, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में क्या पता चलता है। तो भैया जीवनियों और चरित्र से हमें उस समय की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि राजा का किन किन लोगों से युद्ध हुआ, कौन कौन उस समय के राजा के शत्रु थे, कौन कौन उस समय के राजा के मित्र थे। राजाओं के शासनकाल के बारे में पता चलता है कि किस राजा ने किस समय से लेकर किस समय तक शासन किया था। उनके युद्धों के बारे में पता चलता है, उनकी पब्लिक पॉलिसी कैसी थी, प्रशासनिक नीति कैसी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे, एक क्षेत्र को चलाने के लिए कैसे रूल और रेगुलेशन बनाते थे। इन सब की जानकारी अभी हमें जीवन और चरित्र से मिलती है। तो अगर हमें उस समय की शासन व्यवस्था जाननी है तो जीवनी और चरित्र उसका एक अनमोल स्रोत है। तीसरा है धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। तो जैसा कि हमें पता है कि जीवनी और चरित्र या तो किसी राजा की होगी या संतों की होगी। तो जो संतों की जीवनियाँ होती हैं वो उस समय की धार्मिक धाराओं और विचारधाराओं के बारे में बताती हैं। जैसे कि जितने भी सुधार आंदोलन चले उस समय के, कौन कौन से तीर्थ स्थलों की स्थापना हुई, कौन कौन से धार्मिक गुरुओं का प्रभाव था, ये सब हमें जीवन चरित्र से ही पता चलता है। अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में भी जीवनियों से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि जीवनियों में बहुत सारे व्यापारियों, शिल्पकारों और भी प्रमुख पेशेवरों के जीवन का विवरण शामिल होता है, जिससे हमें उस समय की इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है और व्यापारिक संबंधों की समझ भी मिलती है कि भाई उस समय हमारे देश का संबंध किन किन देशों से हो सकता है व्यापारिक, या फिर हमारे देश के व्यापारी किन किन सामानों का व्यापार करते थे, कौन कौन सामानों को हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। ये सब भी हमें जीवनियों से पता चलता है। अब देखो भाई, जीवनियाँ क्या बिल्कुल प्रामाणिक होती हैं, मतलब बिल्कुल सत्य होती हैं? तो इसके लिए इनकी आलोचना भी की जाती है। तो कह रहा है वैसे जीवनी और चरित्र जब लिखे जाते हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, यानी कि अतिशयोक्ति होती है और किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति भी दिखाई जा सकती है। जैसे किसी राजा के कवि ने अपने राजा के बारे में लिखा, तो वो राजा को खुश करने के उससे भी लिख सकता है। तो ना साम्राज्य की कमजोरियां नहीं दिखाएगा आपको, राज्य की गलतियां नहीं दिखाएगा, राजा की कमियां नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने राजा के गुणों को ही दिखाएगा। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति में राजा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। तो वैसे तो हमें क्या है, चरित्र और जीवनियों से बहुत सारे इतिहास के बारे में पता चलता है, बट ये जीवनी और चरित्र एकदम से सटीक हो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें घटनाओं को कई बार बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है, भक्ति भाव के माध्यम से लिख दिया जाता है। लेकिन फिर भी भले इनकी कुछ कमियां हों, लेकिन हमें मध्यकालीन युग की जो जटिलताएं हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां इनसे पता चलती हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हमें जीवनियों और चरित्र से क्या पता चलता है, तो भैया अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हमें जीवनियों और चरित्र से उस काल के सामाजिकता के बारे में पता चलता है, राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है, राजाओं के शासनकाल के बारे में पता चलता है, धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता चलता है और सांस्कृतिक परिदृश्य को जानने में भी मदद मिलती है। फिर इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देना कि भले ही इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती हो, बट इसमें इतिहास को कई बार बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, हम इसे ना बिल्कुल सही नहीं मान सकते कि ये बिल्कुल सही लिखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जानकारियाँ ये देती ही हैं जिससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से आप अपने पहले क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पर अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में, यानी कि वही अर्ली मिडिवल काल में जो भारत की राजनीति थी, उसमें एक तो वंश आधारित राज्य थे और दूसरे सामंती राज्य थे। यानी कि जब आप मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत को पढ़ोगे, भारत के, तो भारत के मध्यकालीन इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो उसमें दो प्रकार के राज्य मिलेंगे आपको। एक होंगे वंश आधारित राज्य और एक होंगे सामंती राज्य। तो ये जो वंश आधारित राज्य थे और जो सामंती राज्य थे, भाई पहले तो इनकी विशेषताएं बता दो और फिर इनकी आलोचना कर दो। तो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में वंश आधारित राज्यों और सामंती राज व्यवस्था की हमें विशेषताएं भी बतानी है और इनकी आलोचना भी करनी है। तो चलो भाई दूसरे क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। तो जब आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे जाओगे तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में कितने प्रकार की शासन व्यवस्था है? दो। पहली व्यवस्था कौन सी है? वंश आधारित राज्य। और दूसरी व्यवस्था कैसी है? सामंती राज्य। तो पहले वंश आधारित राज्य व्यवस्था की जो है विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो देखो, वंश आधारित राज्य की विशेषता सबसे पहली बात क्या होगी? तो वंश आधारित राज्यों में शासन जो होगा वंशानुगत होगा। वंशानुगत शासन का मतलब ये है कि पिता के बाद उसका बेटा शासन करेगा, फिर उसका बेटा शासन करेगा, फिर उसका बेटा शासन करेगा। तो सत्ता जो है वो किसी एक विशेष परिवार के पास ही रहेगी। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, देखो वंश आधारित राज्य अगर आप अर्ली हिस्ट्री पढ़ोगे, यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, तो आपको जो है मौर्य वंश मिल जाएगा। तो मौर्य वंश में जितने भी राजा होंगे वो उनके परिवार के ही होंगे। अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपको राजपूत वंश के बारे में पता चलेगा। चैप्टर नंबर 2 अगर आप पढ़ोगे इस किताब का तो आपको राजपूत वंश के बारे में पता चलेगा। तो उसमें भी सत्ता क्या थी? वंश के आधार पर भी थी। पाल वंश के बारे में पढ़ोगे, वहां पर भी सत्ता वंश के आधार पर भी। चोल और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ोगे, वहां पर भी सत्ता वंश के आधार पर थी। इवन जो तुर्किश भारत से आएंगे, अरेबियन भारत से आएंगे और आगे चलकर मुगल काल जब शुरू होगा तो उसमें भी सत्ता किसके आधार पर होगी? वंश के आधार पर होगी। तो भाई वंशानुगत जो शासन व्यवस्था होती, वंश आधारित राज्य की पहली विशेषता होती है कि वंशानुगत राज्य होते हैं। और वंशानुगत शासन व्यवस्था का मतलब यह है कि एक ही परिवार विशेष के पास सत्ता रहेगी। तो इस व्यवस्था में शासन का अधिकार एक परिवार या एक वंश के अंदर ही रहेगा। सत्ता का हस्तांतरण आमतौर पर राजा के उत्तराधिकारी को होगा, चाहे वो योग्य हो और चाहे ना हो। जैसे मुगल काल की बात मैं करता हूं, मुगल काल में पहला राजा कौन आया? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद फिर जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के बाद कोई भी ना एक बड़ा प्रभावशाली राजा नहीं आया, लेकिन राजा तो वो भी बने। तो वंशानुगत शासन व्यवस्था में क्या होता है? सत्ता का हस्तांतरण राजा के उत्तराधिकारी को कर दिया जाता है, उसके बेटे को कर दिया जाता है, भले वो इस योग्य हो और चाहे ना हो। यह वंश आधारित राज्य की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि राज्य की एकता और पहचान की बात की जाएगी। तो वंश आधारित राज्य में अक्सर क्या होगा? एक विशेष क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र की जो पहचान होगी उस कम्युनिटी के आधार पर होगी जिस कम्युनिटी का राजा होगा। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ेगा और अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार युद्ध लड़ता रहेगा। जैसे कि आप गुप्त वंश के बारे में पढ़ लो, राजपूत वंश के बारे में पढ़ लो। तो राजपूत वंश के बारे में आप जब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे तो उनके लगातार युद्ध सिर्फ इसलिए होते थे ताकि वो अपने क्षेत्रों का क्या कर सकें? विस्तार कर सकें। इसलिए वो आपस में गठजोड़ भी करते रहते थे। तो सबसे पहले हो गया क्या? वंश आधारित राज्य की पहली विशेषता क्या होगी? वंशानुगत शासन हो गया। दूसरी विशेषता क्या होगी? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे, अपनी पहचान को बढ़ावा देंगे। तीसरी विशेषता ये हो गई कि वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। तो जो वंश जिस धर्म संस्कृति को फॉलो करेगा वो वंश उसी धर्म संस्कृति को बढ़ावा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दक्षिण भारत में देखो तो चोल वंश के राजाओं ने, पल्लव वंश के राजाओं ने मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया और मंदिर निर्माण की नई नई कलाओं का विकास भी किया। तो वंश आधारित राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं? राजा कौन बनेगा? राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। राष्ट्र की एकता और पहचान के लिए ही युद्ध लड़े जाएंगे और अपनी अपनी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे गुप्त काल की संस्कृति का आप उसके मंदिरों से देख सकते हैं, महलों से देख सकते हैं। अब हम सामंती राज व्यवस्था की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो पहले हम सामंती व्यवस्था समझ लेते हैं क्या होती है। सपोज डेट ये एक देश है, यानी कि एक राजा का क्षेत्र है। राजा बिल्कुल सेंट्रल से क्या कर रहा है? लीडरशिप कर रहा है। बट जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया है, इन सभी एरियाओं को वो बांटेगा अलग अलग हिसाब से और यहाँ पर एक बंदे को रख देगा और उस बंदे से कहेगा भाई देखो यहाँ का सारा टैक्स सिस्टम तुम्हें देखना है और न्यायिक व्यवस्था तुम्हें देखनी है। जो ये बंदा इस क्षेत्र को कंट्रोल करेगा वो होगा सामंती। ये यूरोपीय व्यवस्था है भाई, ठीक है। तो ये वाली व्यवस्था क्या कहलाएगी? सामंती, जिसमें राजा एक जगह होगा लेकिन वो अपनी पूरे के पूरे क्षेत्र को अलग अलग यूनिट में बांट देगा और हर यूनिट पे एक बंदा रख देगा और इस बंदे का काम होगा कि उस एरिया को कंट्रोल करे और बदले में राजा के प्रति भक्ति रखे। तो ये बंदा कौन होगा? सामंती। और इसी व्यवस्था को क्या कहेंगे? सामंती राज व्यवस्था, फ्यूडलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो सामंती राज व्यवस्था की विशेषता क्या होगी? तो इसकी विशेषता पहली बात होगी स्थानीय स्वायत्ता। तो सामंती व्यवस्था में जो बड़े बड़े सरदार होते हैं इन्हें बहुत सारी स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन ये राजा के प्रति ही भक्ति करते हैं।
लेकिन अपने क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि भाई क्या है, ये एक पूरा पूरा क्षेत्र है और राजा ने मान लो ये वाला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का एक सरदार को दे दिया, तो वो सरदार इस क्षेत्र में स्वतंत्र है, वो जो जिस तरीके से उस तरीके से शासन यहाँ पे कर सकता है। बस राजा के प्रति उसकी भक्ति रहेगी, राजा को साल भर में मिलेगा, भेंट देगा, टैक्स सिस्टम देगा, टैक्स पूरा पूरा बताएगा, ठीक है। राजा युद्ध लड़ेगा तो उसकी तरफ से युद्ध भी लड़ेगा, बट अपने एरिया में स्वतंत्र होगा। तो सामंती व्यवस्था की पहली विशेषता क्या हो गई कि स्थानीय स्वायत्ता बनी रहेगी, जो राजा हैं वो स्थानीय स्तर पर क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता जो है वो बढ़ जाएगी। अब मैंने आपको बताया ये सत्ता बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक कोई और सामंती, यहाँ से यहाँ तक कोई और सामंती, यहाँ से यहाँ तक कोई और सामंती, यहाँ से यहाँ तक कोई और सामंती है। तो इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा होता है, जहाँ सेंट्रल पावर राजा के पास होती है, लेकिन राज्य स्तर की पावर जो है वो सरदारों के पास या जमींदारों पर होती है। कृषि और कर प्रणाली क्या होती है, तो सामंती व्यवस्था का आधार कृषि होता है। सरदार किसानों से टैक्स की वसूली करेगा और बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सामंती व्यवस्था और वंशानुगत व्यवस्था की पहले आपने विशेषताएं बता दी, अब इनकी आलोचना करनी है, यानी कि इनको क्रिटिसाइज करना है। तो देखो, जब आप वंश आधारित व्यवस्था की बात करेंगे तो इसकी सबसे कमी पता है क्या है, इसका निगेटिव फैक्टर क्या है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है। जैसे मान लो राजा मर गया, तो राजा मरने के बाद क्या होगा, जो उसके लड़के होंगे वो आपस में युद्ध लड़ेंगे। किस लिए युद्ध लड़ेंगे, कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अगर सब में प्यार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक को राजा मान लेंगे। लेकिन हर बंदे के अंदर ये इच्छा होगी ना, प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिले, सत्ता तो मुझे ही मिले, राजा तो मैं ही बनूं, तो इसमें लड़ाई होगी। हर वंश में यही हुआ। तो वंश आधारित राज्यों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, जिसकी वजह से राजनीति अस्थिर हो जाती है, योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिलते, संघर्ष होता रहता है और अपने बंदा ही अपने बंदों को मारता रहता है। सामंती व्यवस्था की निगेटिविटी की बात करें तो ये निगेटिविटी है कि स्थानीय सरदार धीरे धीरे करके पावर बढ़ा लेते हैं और फिर एक दिन राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं और राज्य टूट जाता है। सामंती व्यवस्था में अमीर अमीर और गरीब गरीब हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े पैमाने पर दूसरों का शोषण करते हैं और सामाजिक असमानता फैल जाती है। वंश आधारित राज्यों में क्या होता है और सामंती व्यवस्थाओं में क्या होता है, लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, व्यापार ज़्यादा होता नहीं है, शहर ज़्यादा होते नहीं है, जिसकी वजह से उत्पादकता थोड़ी कम हो जाती है और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ये सब इसकी क्या होती है, कमी होती है। तो वंश आधारित व्यवस्था में, सामंती व्यवस्था में क्या होता है, कृषि को धर के निचोड़ा जाता है, व्यापार की जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। परिणाम इसका ये होता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था क्या होती है, धीरे धीरे करके कमजोर हो जाती है। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा काल वंश आधारित राज्य और सामंती व्यवस्था पर निर्भर था और इसने इंडियन सोसाइटी को बहुत ही गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। आगे चलकर हालांकि इनमें परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन जब होगा जब यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में आ जाएंगे। तो आशा है आपको ये दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की मंदिर वास्तुकला पर नोट लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप इस वीडियो के भाग 2 पर मिलेंगे आप हमसे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और चीज़ें यहीं रुक जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कैसे लिखना है ये मैंने बता दिया है, हेडिंग टू हेडिंग लिखेंगे। एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। क्वेश्चन, ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इसमें हमें कुछ चेंज करना चाहिए, ताकि हम इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। तो फिलहाल के लिए इसे यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में।